ओम साई राम। मैं साई श्रुति। यहाँ हम भू राजस्व संहिता पढ़ेंगे। उसका अध्याय 16 जो मौसी कृषक से संबंधित है, उसके भाग 1 और भाग 2 में हमने 185 से 192 तक के सेक्शन कवर किए थे। अब हम यहाँ भाग 3 बना रहे हैं, जिसमें कि हम सेक्शन 193 से कवर करेंगे। 193 को समझने के लिए आपको सेक्शन 190 समझना अत्यंत आवश्यक है। अगर आप 190 समझ चुके हैं तो 193 समझना सेक्शन आपके लिए बहुत सरल होगा। इसके लिए हम थोड़ा 190 के विषय में चर्चा कर लेते हैं। तो सेक्शन जो 190 है वह जो है 190 वह मौर्षि कृषकों को भूमि स्वामी के अधिकारों का प्रदान किया जाना, कि मौर्षि कृषक को भूमि स्वामी का अधिकार कब प्राप्त होता है उस विषय में बताया गया है। तो वहाँ पे 3 कंडीशन थी कि यदि मान लीजिए धारा 185 के अंतर्गत संहिता के प्रवर्तन के समय ऐसा कोई मौर्षि कृषक था, या जब वह भूमि स्वामी धारा 189 के अधीन पुनर्ग्रहण हेतु आवेदन नहीं करता, या तीसरा कंडीशन ऐसा था कि ऐसे मौर्षि कृषक का इस संहिता के प्रवर्तन के दिन से ही कब्जा रहा हो। अगर आपने इससे पहले का भाग 2 देखा है तो आपको ये 193 सेक्शन आराम से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, ये 190 में था, तभी जो है मौर्षि कृषक को एक भूमि स्वामी का अधिकार प्राप्त होता है। लेकिन क्या होता है कि मौर्षि कृषक को भूमि स्वामी के अधिकार प्राप्त हो जाने पर ऐसा नहीं है कि उसकी समाप्ति नहीं हो सकती। तो यहाँ पे वही कंडीशन बताया गया है कि जब मौर्षि कृषक को कृषिकाधिकार की समाप्ति कैसे होगी, वह उसके अधिकारों को किस किस कंडीशन में समाप्त किया जाएगा। इस सेक्शन को पढ़ने से पहले आप अगर कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये जान लें 193 सेक्शन 182 सेक्शन के जैसा है। 182 में सरकारी पट्टेदार के बेदखली के आधार बतलाए गए हैं। ये जब आप 193 पढ़ेंगे 182 को याद रखना आपको ज़्यादा सरल होगा। चलिए ठीक है, हम 193 पढ़ते हैं। सेक्शन 193 कहता है कृषकों की समाप्ति के बारे में उपबंध। जब 193 के अनुसार मौर्षि कृषक का उसके खाते में यदि कृषिकाधिकार जो है उसको समाप्त करने के लिए निम्न शर्तों की आवश्यकता है। जैसे कि मान लीजिए जो भी मौर्षि कृषक है जिसको कि भूमि स्वामी का अधिकार मिल चुका है उस सेक्शन में 190 के तहत उस भूमि में जिस पर वो पहले मौर्षि कृषक था, और यदि उसके द्वारा नियत तिथि तक भूमि के लगान का संदाय नहीं किया जाता, तब ऐसे मौर्षि कृषक की कृषिकाधिकार की समाप्ति हो जाएगी। दूसरा कंडीशन ये है कि यदि उसके द्वारा ऐसा कोई भी कार्य किया जाता है जो कि भूमि के लिए विनाशकारी या हानिकारक हो, तब मौर्षि कृषकों के कृषिकाधिकार की समाप्ति हो जाएगी। तीसरा कंडीशन ये है कि यदि कोई भी ऐसी भूमि का उपयोग मौर्षि कृषक किसी से भिन्न प्रयोजन के लिए करता है, तो भी मौर्षि कृषकों का कृषिकाधिकार उस भूमि पर समाप्त कर दिया जाएगा। और चौथा सेक्शन है कि यदि भूमि में के हित का अंतरण धारा 195 के उल्लंघन में किया जाता है, तो भी मौर्षि कृषक का कृषिकाधिकार समाप्त हो जाएगा। अच्छा, ये जो उपधारा जो हमने तीसरा कंडीशन पढ़ा कि ये दूसरा कंडीशन पढ़ा कि यदि मौर्षि कृषक के द्वारा ऐसा कोई भी कार्य किया जाता है जो भूमि के लिए विनाशकारी या हानिकारक हो, तो जब आप 193 की उपधारा 3 पढ़ेंगे तब उसमें यह स्पष्ट रूप से ये बताया गया है कि सबसे पहले जो भूमि स्वामी है उसे मौर्षि कृषक को एक लिखित सूचना दिया जाएगा कि ऐसे विनाश या हानिकारक जो कार्य जो निर्दिष्ट किया गया है उसके संबंध में वह उसे एक सूचना देगा। और उसके सूचना देने के बावजूद यदि मान लीजिए वो मौर्षि कृषक जो है वह वैसा परिवर्तन जारी रखता है, तो फिर जो भूमि स्वामी है उपखंड अधिकारी को 6 मास के भीतर आवेदन करेगा और उपखंड अधिकारी जो है उसका कार्य जो है उसे ठीक कराएगा। और यदि आप इस सेक्शन को समझने से पहले ये जान लीजिए, देखिए जैसे कि हमने इस धारा में के अधीन कोई भी कार्य वही केवल उपखंड अधिकारी द्वारा ही की जा सकती है, ये ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि उपखंड अधिकारी भूमि स्वामी के आवेदन से ही कार्यवाही करेगा, ना कि स्वप्रेरणा से। तात्पर्य ये है कि उपखंड अधिकारी भी स्वप्रेरणा से कोई भी कार्यवाही नहीं कर सकता है। इसके लिए भूमि स्वामी द्वारा उपखंड अधिकारी को आवेदन दिया जाना आवश्यक होगा। अब नेक्स्ट सेक्शन है 194। 194 में कहा गया है कि ऐसे मौर्षि कृषक को जिसका कि कृषिकाधिकार समाप्त हो गया हो लागू होने वाले उपबंध। अब मान लीजिए 193 के तहत उपखंड अधिकारी को भूमि स्वामी ने आवेदन दिया और उपखंड अधिकारी ने
जो 4-5 कंडीशन है वो देखी और जांच करने पर ये पाया कि वाकई में ये सही है और मौर्षि कृषक का कृषि का अधिकार समाप्त कर दिया। तब फिर मौर्षि कृषक को समाप्त तो हो गया उसका कृषि का अधिकार। तो फिर अगर मान लीजिए ऐसा कोई कंडीशन है कि कृषि का अधिकार के पहले मान लो मौर्षि कृषक ने उस फसलों की बुआई की है, वहाँ पौधा लगाया है, वहाँ सुधार कार्य किया है या उसके देखभाल के लिए, यानी जितना भी उसने अपने श्रम या मूल्य लगाया है, श्रम के लिए जितना भी कार्य किया है, तो उन सब का जो अधिकारी है वह मुआयना करेगा और साथ ही साथ उन जो निम्न चीज़ है ब्याज सहित पाने का मौर्षि कृषक अधिकारी होगा। कृषि का अधिकार समाप्त होने पर, जैसे फसलों की बुआई हो या पौधारोपण लगाया है किसी मौर्षि कृषक ने या बुआई के लिए कोई तैयारी की है तो उसमें जो उसका व्यय हुआ है ब्याज सहित या उसका जो देखभाल करने में है ना, ऐसी सारी जो राशि का निर्धारण कृषि का अधिकार की समाप्ति करने वाले राजस्व अधिकारी द्वारा किया जाएगा। तात्पर्य यह है कि ऐसी राशि का निर्धारण उपखंड अधिकारी द्वारा किया जाएगा। सेक्शन है नेक्स्ट 195 मौर्षि कृषक के अंतरण संबंधी अधिकार। अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आप 195 और उनको धारा 165 में भूमि का अंतरण, भूमि स्वामी के अंतरण से संबंधित है, तो ये दोनों सेक्शन को एक साथ पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी एक सेक्शन को याद रखने में। देखिए, जो धारा 195 है वो मौर्षि कृषक के अंतरण संबंधी अधिकारों के संबंध में प्रावधान करती है। तो ये बताता है कि मौर्षि कृषक जो है जिसे कि भूमि मिली है तो वो अपनी भूमि में क्या क्या चीज़, अगर अंतरण संबंधी वो किस चीज़ों को कर सकता है और किस चीज़ों को नहीं कर सकता। तो आप इतना समझ लीजिए कि मौर्षि कृषक कृषि भूमि में अपने अधिकारों का विक्रय, दान, बंधक और उपपट्टे के तौर पर अंतरण तौर पर या अन्यथा अंतरित करने का हकदार नहीं होगा। आप ये जान लीजिए कि कोई भी मौर्षि कृषक जो है अपनी कृषि भूमि को विक्रय, दान, बंधक, उपपट्टे के तौर पर नहीं देगा। लेकिन आप देखिए आगे पढ़ेंगे तो इसमें परंतु में ये बताया है कि मौर्षि कृषक उपपट्टे पर दे सकता है निम्न वर्गों को। वर्ग क्या है? 168 की उपधारा 2 में वर्णित प्रवर्गों में से किसी प्रवर्ग के अगर कोई व्यक्ति है, 168 की उपधारा 2 का वर्णित प्रवर्ग हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर आपने भाग 1 और भाग 2 पढ़ा है तो फिर उसमें भी 168 की उपधारा 2 का रेफरेंस दिया गया है। उसमें वही है, वो अविवाहित स्त्री, विधवा स्त्री और सारे जो श्रेणियाँ हैं, 8-9 श्रेणियाँ बताई हैं, उनके विषय में है। आप एक बार उससे रिवाइज कर लेंगे। अगर उन वर्गों में से कोई ऐसा व्यक्ति है तो उसको जो है मौर्षि कृषक उपपट्टे में अपनी भूमि दे सकता है। और ये जान लीजिए कि प्रत्येक विक्रय, दान, बंधक, उपपट्टा या अन्य अंतरण धारा 197 के अंतर्गत परिवर्तनीय होगा। अब 197 में मैं आपको बताऊंगी, उसको आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन ये आप जान लीजिए कि यह सारे जो प्रतिबंध है, निम्न जो 3 प्रकार के अंतरण हैं उन पे लागू नहीं होंगे। पहले है जो सहकृषकों या निकट वारसों के ना होने पर विरासत में प्राप्त करने वाले उत्तरजीवी के पक्ष में के किए जाने वाले अंतरणों पर। दूसरा है भूमि विकास सुधार अधिनियम 1883 या कृषक उधार अधिनियम 1884 के अंतर्गत उपगत अग्रिम के संदाय को प्रतिभूत करने के लिए किए जाने वाले अंतरणों पर या किसी सहकारी संस्था से उपगत अग्रिम के संदाय को प्रतिभूत करने के लिए किए जाने वाले अंतरणों आदि पर। और साथ ही साथ आप जब 195 की उपधारा 5 पढ़ेंगे तो उसमें यह स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि उपरोक्त के सिवाय व उपधारा 5 के अधीन रहते हुए कोई भी जो मौर्षि कृषक के खाते में के उसके हित के विक्रय के लिए कोई भी न्यायालय उसी जो भूमि है उसके संदर्भ में कोई भी डिक्री या आदेश नहीं पारित किया जाएगा, ना ही किसी डिक्री या आदेश के निष्पादन में ऐसी भूमि का कुर्क किया जाएगा, ना ही बेचा जाएगा और ना ही ऐसी भूमि के लिए किसी भी रिसीवर की नियुक्ति की जाएगी। आप इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट सेक्शन है 196 सुधार करने के लिए मौर्षि कृषक के अधिकार। तो देखिए दिमाग में ये प्रश्न उठता है, जो मौर्षि कृषक है क्या अपनी भूमि पर सुधार कर सकता है? तो ये जान लीजिए आप
की धारा 196 के तहत मौर्षि कृषक को भूमि में सुधार करने का अधिकार प्रदान करती है। इसके अनुसार कृषि के प्रयोजन के लिए भूमि में धारण करने वाला मौर्षि कृषक अधिक अच्छी तरीके से खेती करने के लिए तथा उसके सुविधापूर्ण उपयोग के लिए उसमें सुधार करने का हकदार माना गया है। नेक्स्ट सेक्शन है 197। 197 में मौर्षि कृषकों द्वारा दिए गए अंतरणों को अपास्त कराने के लिए आवेदन का कतिपय व्यक्तियों का अधिकार। देखिए, अभी ही हम जब 195 सेक्शन पढ़ रहे थे तब वहाँ 197 सेक्शन का रेफरेंस दिया गया है। देखिए, 195 में मौर्षि कृषक के अंतरण के संदर्भ में प्रावधान दिया गया है कि अंतरण वह मौर्षि कृषक कैसे कर सकता है, कैसे नहीं कर सकता है, क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। इन सारी बातों का उल्लेख 195 में स्पष्ट रूप से शर्तों के रूप में बता दिया गया है। लेकिन मान लीजिए कोई भी भूमि स्वामी 195 का जो सेक्शन है उसका उल्लंघन करता है और मान लो जो कंडीशन दी गई है कि मौर्षि कृषक ऐसा नहीं कर सकता है। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर मौर्षि कृषक ने कोई विक्रय कर दिया। अब लेकिन 195 में तो उसको निर्बंधित किया गया है कि मौर्षि कृषक ऐसा अंतरण नहीं कर सकता। तो 197 के तहत ऐसे अंतरण को अपास्त करने के लिए आवेदन दिया जा सकता है। उपखंड अधिकारी को आवेदन देंगे ताकि ऐसी परिस्थिति में जब यह जो 197 है वह उन परिस्थितियों में उपचार का प्रावधान करती है जिनमें कि कोई अंतरण 195 के उल्लंघन में किया जाता है। ऐसी परिस्थिति में निम्नांकित जो व्यक्ति है ऐसे अंतरण को अपास्त कराने तथा भूमि पर कब्जा पुनः प्राप्त करने के लिए उपखंड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे। पहले जो सह कृषक है वह उपखंड अधिकारी का आवेदन करा सकते हैं। दूसरा, कृषक का जो उत्तरजीवी होने के नाते भूमि को जो विरासत में प्राप्त करने वाला व्यक्ति है वह भी। और जहां आवेदन करने वाले व्यक्ति एक से अधिक हो तो वहां पे व्यक्ति पूर्विकता क्रम में भूमि का कब्जा पाने के हकदार होंगे। जैसे कि पहले तो सबसे पहले मान लीजिए एक से अधिक व्यक्ति एक ही भूमि में, तो सबसे पहले तो उत्तरजीवी के तौर पर भूमि को विरासत करने वाले व्यक्ति का अधिकार होगा। अगर वो नहीं है तो सहकृषक, और यदि वो भी नहीं है तो वह भूमि स्वामी जिसके की भूमि पे मौर्षि कृषक जो है वह भूमि का अधिकार उसे प्राप्त हुआ है सेक्शन 190 के तहत। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर जो है भाग 3 हम कंप्लीट करते हैं। और अगर आपको यह ऑडियो अच्छा लगता है तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू। ओम साई राम।